नमस्कार साथियों, मेरा नाम है उज्जवल प्रधान और ये KTM 390 अल्टीमेट में डिसीजन लिया और ये डिलीवरी लिया इसलिए कि ये जो बाइक है एज पर प्राइस इसमें जो फीचर्स है वो एट प्रेजेंट मुझे दूसरा कोई बाइक में नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मेरा टारगेट था BMW 450, तो वो अभी लॉन्च होने में और थोड़ा लेट होगा। तो मैं भी बहुत दिन से कोई राइड में नहीं गया। लास्ट 2024 में आदि कैलाश करके आया था। तो अभी उतना इंतज़ार के लिए मेरा पास टाइम भी नहीं है, तो इसीलिए फाइनली इसी को सिलेक्ट किया, 390 एडवेंचर को। ये मैं पहले भी ले सकता था, लेकिन मेरा जो कुछ क्राइटेरिया है, मेरा जो कुछ पसंद है, मेरा जो कुछ टेक्निकल ये टेक्निकल के हिसाब से जो अच्छा लगता है वो है आपका फ्रंट पे 19 इंच व्हील। स्पोक व्हील हमको उतना पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा टफ ट्रेल में या उतना हार्ड ऑफ रोडिंग नहीं करते जहाँ पे आपका स्पोक व्हील की ज़रूरत पड़े। तो एलॉय व्हील सफिशिएंट है। और सामने में ऑलवेज मैं पसंद करता हूँ 19 इंच, क्योंकि 19 इंच जो व्हील है वो स्टैंडर्ड है। उसमें इंडिया का जितना ऑफ-रोडिंग जगह है ये है, वो जगह में 19 इंच व्हील लेके आराम से कर सकता हूँ। क्योंकि इसका पहले मैं 17 इंच व्हील लेके इसका पहले मेरा बाइक था नहीं, अभी है महिंद्रा मोजो 300 XT। तो उसका सामने जो था 17 इंच व्हील, तो उसको लेके मैं लद्दाख किया, 4 बार सिक्किम किया, 4 बार सिक्किम में गुरुडंगमन लेक गया, 4 बार सिक्किम गया, 4 बार मोजो को लेके नहीं गया, मोजो को लेके 2 बार गया। तो 17 इंच व्हील में पत्थर का जो रास्ता है उसमें थोड़ा ट्रैवल होता है। तो और ऐसे भी मोजो का फ्रंट भी थोड़ा वेटी है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था। तो उसमें क्या होता है, बहुत पावर का साथ, टेक्निक के साथ, पैर का जो स्ट्रेंथ है उसका साथ उसको हैंडलिंग करना पड़ता था। बाकी हाईवे में वो बाइक एकदम मस्त था। 300 cc सेगमेंट में महिंद्रा मोजो का पैरेलल कोई बाइक अभी तक मैं नहीं देखा। वो हाईवे में इतना अच्छा है, वो उसका पैरेलल सोचने में भी प्रॉब्लम होता है हमको। अप टू 350 cc सेगमेंट में वो बाइक एकदम 110 में क्रूज करने से कोई वाइब्रेशन नहीं है, एकदम कॉम्फर्टली जाता है। जो भी है वो बाइक तो बंद हो गया अभी, तो उसके बारे में अभी सोच के फ़ायदा नहीं है। तो मेरा पसंद है रियर व्हील जो है वो मिनिमम 140 सेक्शन का विड्थ हो, क्योंकि 140 सेक्शन जो विड्थ है वो एक स्टैंडर्ड है। और उस स्टैंडर्ड में आप पत्थर का कोई भी रास्ता से या जितना हम लोग का एज पर इंडियन रास्ता का जो ऑफ रोडिंग होता है, से लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, जहाँ भी आप जाइए, तो ये 140 सेक्शन का जो टायर है ये आपको बेटर ग्रिप देगा, बेटर कंट्रोल देगा। तो 130 टायर मेरा पसंद नहीं था, लेकिन उपाय भी नहीं है। BMW के लिए और कितना दिन वेट करेंगे, तो इसीलिए फाइनली इसी को ले लिया। तो अभी जा रहे हैं आज इसको फर्स्ट सर्विस करने के लिए। तो देखते हैं KTM का सर्विस कैसा है। एक्चुअली सर्विस जो डिपेंड करता है जो टेक्नीशियन सर्विस कर रहा है उसका ऊपर, क्योंकि जो सर्विस स्टेशन का टेक्नीशियन जितना अच्छा होगा आपका सर्विस उतना अच्छा होगा। तो देखते हैं KTM का बाकी कैसा है नहीं है।
तो आप लोग जो सोच रहे हैं बाइक लेने के लिए, तो मेरा कुछ सजेशन है, वो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा 12 इयर्स का बाइक का ऊपर पूरा एक्सपीरियंस हो गया। तो अभी जितना फीचर वाला बाइक सब आ रहा है, पहले तो उतना फीचर्स वाला बाइक नहीं था, जैसे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ये सारा चीज़, एबीएस, ये सारा चीज़ पहले उतना नहीं था। तो इसका पहले जितना बाइक चलाया उसमें आपका ये सारा कुछ नहीं था। लेकिन उस टाइम के हिसाब से महिंद्रा मोजो में इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स बाकी के बाइक के हिसाब से ज़्यादा था। मेरा फर्स्ट बाइक जो था वो है यामाहा एफजेड। उसको लेके भी एक बार सिक्किम गया, लेकिन वो टूर कंप्लीट कर नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम बारिश की वजह से ब्रिज टूट गया था। तो इसलिए गुडंगबा लेक हम पहुंच नहीं पाया, बीच रास्ते से वापस आना पड़ा। यामाहा एफजेड भी हमको अच्छा ही साथ दिया, वो बाइक भी अभी भी है मेरा पास। उसके बाद लिया था रॉयल इनफील्ड हिमालयन 411 BS3, वो स्टार्टिंग में ही लिया था। वो बाइक भी ठीक था, लेकिन उसका वेट ज़्यादा होने के लिए वो शार्प टर्निंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो जो भी है, ऐसे बाइक ठीक ही था, तो बाद में उसको मैं सेल कर दिया। उसके बाद लिया महिंद्रा मोजो। महिंद्रा मोजो लेने के बाद इसमें हम बहुत सारा टूर किया, राजस्थान का टूर किया। वो पूरा हाईवे था, बहुत मज़ा आया था वो बाइक चलाने में। उसके बाद सिक्किम गया, उत्तराखंड गया। पिछले साल जो उत्तराखंड गया था वो महिंद्रा मोजो लेके ही गया था। और 2019 में उसी बाइक को लेके लद्दाख गया था। लद्दाख का जितना सारा ऑफ रोड आया था, यह था, तो महिंद्रा मोजो में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये भी हो सकता है कुछ जगह में पत्थर था, बड़ा पत्थर था, पानी था, ये था, तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। लेकिन कहीं पे ग्राउंड क्लियरेंस के लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, और कोई पत्थर से टकराया भी नहीं, तो आराम से लद्दाख का टूर कर पाया। तो इसके बाद एक सुजुकी विस्टॉन लिया था। तो वो बाइक ज़्यादा लाइट वेट है। इसलिए हम जो चाहता है, बाइक ज़्यादा लाइट वेट भी ना हो और ज़्यादा वेट भी ना हो। बाइक का वेट थोड़ा बीच में होना चाहिए। एक्चुअली मैं चाह रहा था 178 से 180 केजी का हिसाब से बाइक, की ज़्यादा लाइट वेट होने से वो बाइक को दिन भर अगर चलाना है तो उसमें थोड़ा सा थकान आ सकता है, या बाइक भी आपको लाइट वेट की वजह से हाई स्पीड में स्टेबिलिटी नहीं देगा, ऐसा हो सकता है। तो जो भी है, वो ऐसे बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमको पसंद नहीं आ रहा था, तो बाइक लेके हम एक टूर भी नहीं किया, उसको सेल कर दिया। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कौन सा बाइक लेंगे। तो मेरा जो क्राइटेरिया है उसका हिसाब से GS 450 मैच हो रहा था, क्योंकि मेरा जो टायर का ये है, और कुछ चीज़ देखना है जब आप बाइक लीजिएगा। तो एक्चुअली हम लोग के इंडिया में जितना सारा ऑफ रोड है, जो भी है, उसमें सारा जगह में आपका 300 सीसी का बाइक सफिशिएंट है। उसमें जितना आपको टॉर्क मिलेगा, जितना आपको जितना पावर मिलेगा, वो इंडिया का हर जगह के लिए सफिशिएंट है। तो 300 सीसी में और एक ऑप्शन था, GS 310। तो उस टाइम मैं दूसरा काम से थोड़ा बिजी था, तो बाइक के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। तो बाद में डिसाइड किया
कि 310 लेंगे तब वो डिसकंटिन्यू हो गया था, नहीं तो 310 भी ठीक था, वो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था। तो अल्टीमेट ये 390 लिया। तो अभी देखते हैं ये कैसा क्या चलता है नहीं चलता है। तो बाइक का बहुत सारा रिव्यू आता है, तो मेरा आप लोग को सजेशन ये है कि उनका जितने बैड रिव्यू है, बैड रिव्यू क्या है, सर्विस सेंटर आपको सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं, सर्विस सेंटर आपका आप साथ मिसबिहेव कर रहा है क्या नहीं, सर्विस सेंटर आपको ठीक से सर्विस दे रहा है क्या नहीं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो कंपनी आपको सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं, ये सारा चीज़ देखना ज़रूरी है। बाकी अच्छा का रिव्यू देखने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाइक जो है आप जो लीजिएगा वो एक दिन का नहीं है, वो 2 किलोमीटर के टेस्ट ड्राइव लेके वो बाइक को अच्छा बोलना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सारा चीज़ रिव्यू में देखना चाहिए। बाकी जो देखना है स्पेक, मैं आज तक जितना बाइक लिया, मैं जब हिमालयन लिया था वो रिव्यू में बहुत सारा खराब चीज़ आ रहा था, लेकिन मैं स्पेक देख के बाइक लिया, मैं रिव्यू में नहीं गया। ऐसे रॉयल इनफील्ड का सर्विस भी अच्छा है, रॉयल इनफील्ड का सर्विस लेके कोई इशू नहीं है। मैं रॉयल इनफील्ड को करीब 4-5 सर्विस स्टेशन में, सर्विस जहाँ पे होता है डीलर का पास, 4-5 जगह में उसको सर्विस किया था, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, सब जगह में बिहेवियर ठीक था। और वही बोल रहा था आपको, जिसका पास अच्छा टेक्नीशियन होगा वो बाइक को अच्छा से सर्विस कर पाएगा। तो रॉयल इनफील्ड के भी सर्विस अच्छा था, उनका जो ऑफिशियल सपोर्ट है वो भी अच्छा था। तो जो भी ये सारा चीज़ देखना है। अभी केटीएम का पता नहीं है इनका सर्विस कैसा है नहीं है। एक चीज़ तो मैं कन्फ्यूज में पड़ गया था, जितना सर्विस स्टेशन है, सर्विस स्टेशन मतलब जितना सर्विस सेंटर है और केटीएम का जितना डीलर है, सब जगह में हम फ़ोन किया था, क्योंकि ये सर्विस ड्यूरेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोलो टूर करता हूँ, तो सोलो टूर में क्या होता है, और मेरा पास उतना टाइम भी नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या है, अगर 6,000 किलोमीटर का हमको एक टूर करना है और इसका सर्विस ड्यूरेशन अगर 3,000 होगा, तो हमको मिनिमम इन बिटवीन टूर का बीच में एक बार सर्विस करना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, मेरे एक दिन बर्बाद होगा और थोड़ा मनी भी वेस्ट होगा होटल का। तो इसमें हम चाह रहा था कम से कम 7,000 किलोमीटर का टाइम स्पेंड हो। जैसे मेरा महिंद्रा मोजो में था 6,000 किलोमीटर सर्विस स्पेंड, और मैं 6,000 में ही सर्विस करता था उसका, अभी भी कर रहा हूँ। तो ये केटीएम का जितना डीलर है सब बोल रहा था 3-3,500 में सर्विस है। तो मैं डायरेक्ट केटीएम को फ़ोन किया, केटीएम का जो ऑफिस में सर्विस कस्टमर सपोर्ट का जो ये है नंबर है, उसमें फ़ोन किया था। तो वहाँ से बोला नहीं, आपका ये 7,500 किलोमीटर का टाइम स्पेन है, सर्विस ड्यूरेशन है, आप 7,500 किलोमीटर में इसको सर्विस कर सकता है। तो मैं उसमें 500 किलोमीटर और लेस कर देता हूँ, तो 7,000 किलोमीटर भी अगर होगा और 6,000 100-200 का अगर कोई भी ट्रिप होगा, तो मैं आराम से उसको करके आ सकता हूँ। तो बीच में सर्विस का एक जो ये है पेन है, वो हमको लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा रूट में ये सर्विस स्टेशन कहाँ पड़ेगा, उसका आसपास में रहने का होटल है क्या नहीं, नहीं तो सुबह कहीं पे जाके सर्विस करके फिर निकलना, वो मेरे लिए थोड़ा हेडेक हो जाता। तो मैं एकदम केटीएम कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट जो नंबर है वहाँ पे बात करके उसके बाद फाइनली डिसीजन लिया। तो उसके बाद ये बाइक लिए, अभी इसको कहीं टूर पे ले जाना है, ले जाने के बाद इसका परफॉर्मेंस पता चलेगा।
तो आप लोग को मेरा जो सजेशन है, आप जब बाइक का टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो ये टेस्ट ड्राइव में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का वो जो टेस्ट ड्राइव होता है उसमें बाइक का जो अच्छा है क्या है नहीं है आपको वो पता नहीं चलेगा। उसका सस्पेंशन कैसा है, वो लॉन्ग टूर में आपका कमर में कोई प्रॉब्लम लाएगा क्या नहीं, ये पता नहीं चलता है। क्योंकि बहुत सारा बाइक है जो बाइक में आपका कमर में प्रॉब्लम आ सकता है, कंटिन्यू चलाने के लिए, चलाने के बाद कमर में दर्द हो सकता है, ये सारा पता नहीं चलेगा। तो उसमें क्या है, टेस्ट ड्राइव में मेनली देखना है स्लो स्पीड में चला के बाइक का बैलेंस कितना है, बाइक का जो हैंडल है उसका टर्निंग रेडियस कैसा है, आप उसको पूरा स्लो स्पीड में कंट्रोल कर पा रहे क्या नहीं, ये बैलेंसिंग दिखना है अगर आपको एडवेंचर बाइक लेना है तो। क्योंकि एडवेंचर बाइक में बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं टेस्ट ड्राइव नहीं लिया होंडा का जो 500X है, ये 500X का बैलेंस बोल रहे बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसका टेस्ट ड्राइव नहीं लिया, मैं देख के आया था। लेकिन वो मेरा बजट का एज पर बाइक का स्पेक का हिसाब से बाइक मेरे लिए बहुत ही ओवर प्राइस हो रहा था। तो पता नहीं है BMW का बाइक कितना प्राइस में आएगा, मेरा ख्याल से 6 साढ़े 6 लाख में आ जाएगा। उसमें एक्सेसरीज लगा के करीब 8 लाख का पास आ जा रहा था। तो इसलिए नेक्स्ट 500 कैंसिल हो गया। तो BMW के लिए वेट कर रहा था। तो इसमें ये X प्लस आने के बाद मैं सोचा ये जो प्राइस है, इस प्राइस में ये बाइक ठीक है। तो इसका भी मैं टेस्ट ड्राइव नहीं लिया, डायरेक्ट बाइक को बुक किया, डिलीवरी ले लिया। तो आज जो चला रहा हूँ बाइक का बैलेंस तो ठीक ही लग रहा है। इंजन का वाइब्रेशन अभी बोलना मुश्किल है, नियर अबाउट 400 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर है, थोड़ा वाइब्रेशन होगा, एकदम स्मूथ नहीं होगा, थोड़ा वाइब्रेशन होगा। तो जो भी है, और वाइब्रेशन अभी जितना तो अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो ये वाइब्रेशन चलते चलते थोड़ा कम हो जाएगा। तो मेरा जो टारगेट है, मेरा जो प्रिंसिपल है, मैं कोई भी जब बाइक लेता हूँ, फर्स्ट सर्विस तक बाइक का जो RPM है उसका 50% के ऊपर मैं कभी लेके नहीं जाता हूँ। मान लीजिए कि बाइक का टोटल RPM है 8000, तो फर्स्ट सर्विस तक वो 4000 के ऊपर RPM हम लेके नहीं जाएंगे। तो उसके बाद सेकेंड सर्विस तक उसका RPM हम 60% के ऊपर नहीं ले जाएंगे। तो ये 2 सर्विस का ड्यूरेशन तक मैं ऐसे बाइक को मेंटेन करता हूँ। उसके बाद जितना स्पीड में चलाना है चलाता हूँ। और एक चीज़ है, हाईवे में मैं जब बाइक चलाता हूँ तो उसका RPM के हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ उसको 70% RPM में रखने के लिए। और एक चीज़ है, कुछ कुछ लोग एजम कर लेते हैं कि बाइक का टॉप स्पीड जितना है उसका 15 to 20% रिड्यूस करके आप उस स्पीड में क्रूजिंग कर सकते हैं। ये गलतफहमी में मत जाइए। जब आप बाइक चलाइएगा तो बाइक का इंजन से आपका एक फीलिंग आएगा, इंजन का आवाज़ से आपका एक फीलिंग आएगा, वो आवाज़ को आपको फील करना है। अभी जैसे गियर का इंडिकेशन आ गया, पहले तो गियर का इंडिकेशन नहीं था। तो उसमें क्या होता है, स्पीड देख के कभी हम लोग को गियर चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इंजन का साउंड सुन के, इंजन का साउंड से ही इंजन को फील करके ही गियर चेंज करता था। तो अभी तो इसमें गियर का इंडिकेशन आ गया, सब हो गया। तो वो इंडिकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका साथ
बाइक के इंजन के साथ पूरा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इंजन का साउंड का हिसाब से ही आप ज़्यादा आरपीएम हो जाने से आपको पता होगा कि इंजन का आरपीएम बहुत ज़्यादा है, स्पीड कम है, अभी गियर को अप में ले जाना है। लोअर में भी वही है, स्पीड कम हो गया, आपका गियर ज़्यादा में है, तो इंजन ही आपको फीलिंग्स देगा कि गियर कम करना है। तो ये सिंक्रोनाइज आपका साथ बाइक का साथ होना चाहिए। तो ये सिंक्रोनाइज होने से क्या होगा, जो स्पीड में आप क्रूज कर रहे हैं उसमें आपको फीलिंग होगा, जो आरपीएम क्रूजिंग आरपीएम जो है बाइक का, वो आरपीएम आपका हिसाब से, मतलब आपका फीलिंग के हिसाब से वो ज़्यादा है क्या कम है, उसमें इंजन कंफर्टेबली घूम रहा है या थोड़ा वाइब्रेट करके घूम रहा है, तो ये इंजन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो वो आवाज़ का हिसाब से इंजन को, जो सिंक्रोनाइज के हिसाब से जो इंजन को फील करता है, वो फीलिंग के हिसाब से उसका आरपीएम थोड़ा कम करने से कम करिए। उसमें अगर 120 स्पीड में क्रूजिंग करने का टारगेट है, तो अगर 100 में वो बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल चल रहे, तो उसमें 100 में ही क्रूजिंग करिए। ज़बरदस्ती उसको 110 120 में क्रूज करने का ज़रूरत नहीं है। उसमें इंजन का लाइफ कम हो जाएगा, जल्दी इंजन में और वाइब्रेशन आ जाएगा, इंजन का साउंड चेंज हो जाएगा, ये सारा चीज़ हो सकता है। तो ये एक फीलिंग का ये है, ये बाइक चलाते चलाते अब अगर आप ये सब फील करते हैं तो वो बाइक आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ है, ये सब मेरा सजेशन है एज पर माई एक्सपीरियंस। मैं देखा बाइक का वेट कम हो या ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हिमालयन शायद 195 kg या 200 kg के आसपास है। अभी जो हिमालयन 450 है, और इसका जो है वेट है, ये दोनों में वेट का बहुत अंतर है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा वेट ठीक नहीं है और ज़्यादा लाइट वेट भी ठीक नहीं है। लेकिन बाइक अगर अबव 15 डिग्री टिल्ट हो जाता है विथ लगेज, तो आप कोई भी बाइक को रख नहीं सकता है। अगर पीछे में आपका लगेज रहेगा तो बाइक गिर जाएगा। वो पैर का, आपका पैर में जितने भी स्ट्रेंथ है, आप बाइक को नहीं रख सकते। तो वेट के लिए ज़्यादा वेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादा वेट होने से क्या होगा, आपको हाईवे में कंफर्टेबल मिलेगा, लेकिन अब जब ऑफ रोडिंग ट्रेल में जाइएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है बाइक का वेट के वजह से। तो ये सारी चीज़ कैलकुलेशन में, जैसे मैं सोलो राइड करता हूँ होम टू होम, मैं घर से पूरा बाइक लेके निकलता हूँ, पूरा टूर करके, पूरा बाइक चला के घर में वापस आता हूँ। तो इसमें मेरा जो डिस्टेंस का स्पैन होता है, उसमें क्या होता है, अप्रोक्स 80% हाईवे मिलता है मेरा पूरा टूर का हिसाब से। 20% ऑफ रोडिंग मिल सकता है एज पर मैं लद्दाख का अगर ट्रिप बोलता हूँ तो ये 20% जो ऑफ रोड है, तो ये 20% ऑफ रोड को हमको सोचना है, ये हमको 80% सोचना है, ये देखना है। तो वो, आप जब बाइक लीजिएगा तो वो 80% सोच के आपको बाइक लेना है कि वो 80% में आपको कितना कंफर्ट दे रहा है। 20% में अगर थोड़ा बहुत ये होता है, तो 20% आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ देख के आपको डिसीजन लेके बाइक लेना है। बैड रिव्यू देखिए, अच्छा रिव्यू देख के फ़ायदा नहीं है। कोई भी बाइक किसी को अच्छा लग सकता है, आपको अच्छा नहीं भी लग सकता है। और एक बाइक लेने का बाद कुछ कुछ राइडर है, कुछ कुछ लोग हैं जिसका बस मैं सुनता हूँ, वही बाइक उनको लगता है दुनिया से सबसे अच्छा बाइक है। ये सारा कुछ मत रखिए। अगर वो बाइक में अगर आप देख रहे हैं कि आपका कमर में धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो बाइक को छोड़ दीजिए, दूसरा बाइक लीजिए। क्योंकि पैसा आएगा, आप बाइक दूसरा खरीद सकता है, लेकिन कमर में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के वजह से अगर आपका
राइडिंग बंद हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। और बाइक सोच समझ के वेट करके लेना ही ठीक है। रिव्यू के लिए वेट मत करिए, क्योंकि मैं रिव्यू के लिए वेट नहीं करता हूँ, मैं स्पेक देख के बाइक लेता हूँ। अभी टीवीएस का जो बाइक आने वाला है, जो लॉन्च हो गया, लेकिन अभी तक मेरा कोलकाता शोरूम में तो बाइक नहीं आया। मैं फ़ोन भी किया था। वो बाइक कैसा होगा अभी तो बोलना मुश्किल है, लेकिन उसका सामने का और पीछे का जो टायर का ही है वो एकदम मेरा पसंद का है। पीछे में 150 विथ का और सामने 19 इंच जो व्हील है, 17 इंच और 19 इंच, और आपका पीछे का जो मेन है 150 विथ का, ये हमको बहुत पसंद है। तो ठीक है, अभी देखते हैं इसका फास्ट सर्विस कैसे होता है, कैसा क्या कॉस्ट होता है। कॉस्ट उतना फैक्टर भी है, लेकिन उतना ज़्यादा फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑलवेज बाइक का प्राइस का हिसाब से ही होता है। तो देखते हैं ये बाइक कैसे क्या होता है। आज तो इसको फास्ट सर्विस करते हैं। नेक्स्ट टूर में जो मेरा है वो है संदकफू। तो आज ये सर्विस करके संदकफू टूर के लिए इसको रेडी कर रहा हूँ। तो संदकफू एक टफ ऑफ रोडिंग है, इंक्लाइंट है, टर्निंग है, और बहुत सारा बड़ा बड़ा पत्थर है। तो देखते हैं संदकफू में ये बाइक कैसे चलता है। फिर संदकफू ट्रिप करके आपको फिर हम बताने वाला है ये बाइक उतना टफ ऑफ रोड में कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, और कैसा क्या सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो संदकफू टूर का बाद आपको वो फिर वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे ये कैसा परफॉर्म किया। तो अभी सर्विस सेंटर आ गए।